रोजगार सियासत एक तरह से रोजगार बन चुकी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हें अपनी जो वैकेंसीज हैं वो फिलअप करनी होती हैं, तो ये धड़ाधड़ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसमें आप जो आम युवा है उसको कहां पर देख रहे हैं? तो दोनों पार्टीज हों या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिसका कोई गॉडफादर होता है उसको फैसिलिटेट हो जाता है। तो आम आदमी का तो रोजगार ही गॉडफादर है अगर देखा जाए तो, और उसकी उम्मीद उसके माँ बाप। आजकल लाइब्रेरीज को देखा जाए पूरी तरह से भरी होती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी अब लाइब्रेरीज खुलनी शुरू हो गई हैं। जिला स्तर पर तो जो सरकारी लाइब्रेरीज थी वहाँ पर तो यूथ हमेशा भरा रहता था, और आज भी अगर देखा जाए तो एक तरह से इंतजार में जो युवा हैं वो बैठे हुए होते हैं। इन लोगों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। कोई बच्चा आता है तो उनका जो बैकग्राउंड है या फार्मर्स बैकग्राउंड से जो आते हैं, तो उनके पास ज़मीन कितनी है? ज़मीनें तो फिर नेता लोगों के खाते में आती है। लैंड माफी जब बात चलती है तो इन्हीं लोगों का नाम आता है। आम आदमी का नाम बहुत कम आता है, या तो फिर धन्ना सेठ जो होते हैं उन लोगों का नाम इस चक्कर में सामने आता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग सरकारी नौकरी की तरफ ढूंढते हैं। हमारे पास भी, हम मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि कोई अपना बिजनेस खोल सके। पर वो कितने लोग हैं जिनके पास कोई कैपिटल है? महिलाएं, उनके वोट बैंक को निगलने के लिए, उस वोट बैंक को खाने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो सबसे आगे होते हैं कि हम महिला शक्ति, मातृ शक्ति। क्या ये जो युवतियां हैं, जो यंगस्टर लड़कियां हैं, उनके लिए तो एक उम्र की सीमा है ना, उसके बाद तो माँ बाप भी इंतजार नहीं करेंगे। मेरे को लगता है अगर नलायकी लेनी है सर, उंगली उठाना पॉलिटिशियंस पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा आसान है। अगर नलायकी है तो हमारे समाज की है, क्योंकि हम उनको अकाउंटेबल ठहराते नहीं। या कोई आजकल तो नया सिस्टम चला हुआ है जी, शादियां करा दो, बाकी दे दो, कोई आ रहा है घर के लिए 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, तो लोग उससे बिक रहे हैं। तो हमारी वो नलायकी है कि हम 10,000 रुपये में बिक रहे हैं। और प्रॉब्लम ये आ गई है यूथ में कि यूथ इतना डिसोशिएट हो चुका है कि उनको रियलाइज़ होता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाती। 2 साल से कितने बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ द एज, उनको पता ही नहीं कि कब होना है कब नहीं होना। हिमाचल में एग्जाम्स होते हैं कितने सर? एक हमारे जुडिशियल का होता है, एक हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, एक हमारा सबऑर्डिनेट का होता है। तो अगर वो एग्जाम्स भी अगर पीरियोडिकली नहीं हो पाए तो इट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो ना। जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं वो भी पेंडिंग रखे गए हैं, और ये अभी फाइलें नहीं मूव हो रही हैं। तो अकाउंटेबिलिटी की बात है। यूथ चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दौर में कोई एक ऐसी मूवमेंट खड़ी हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको शक्ल दिखाने के लिए कोई, शायद मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। वही बात आगे अगर मैं सामाजिक भाषा में बात करूं कि हम बोझ ना बन जाए माता पिता के ऊपर, या कुछ ऐसा है। कहते हैं ना कि नकेल किसने कसनी है? नकेल तो लोगों ने कसनी है ना, वो नकेल ही तो नहीं कसना चाह रहे लोग। आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में जो हमारा समाज है उसमें क्या वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स पैदा नहीं होंगे? क्या लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, कंपटीशन इतना हो गया हुआ है, सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। वो कहने का बड़ा आसान होता है कि जी आप रोज़गार क्यों ढूंढ रहे हो, रोज़गार दो। तो कोई बोल दे नेता कि मैं 1000 बंदे को, मेरे पास जो मेरा एक सिस्टम है या मेरा जो मैंने अपने लिए एक बिजनेस मॉडल बनाया है, उसमें से मैं 1000 लोगों को दे रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट। पेपर ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन। रेवेन्यू कितना गया सरकार के पास? गया ना, विद इन 30 डेज वो पैसा रिफंड होना चाहिए। सियासत की गंदी नाली में कहीं ना कहीं जाकर खो जा रहे हैं। और ये बात करते हैं स्वरोजगार की। युवा के पास फिर चारा क्या है? घर वैसे परेशान, माँ बाप वैसे परेशान, खुद वैसे परेशान। यहाँ पर तो वो हालत हो चुकी है कि लाइब्रेरीज की बात करूँ तो एक भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को अंदर बैठकर पढ़ना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात है कि मैंने आज तक, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला की बात करूं, तो एक भी नेता या उसका बच्चा तो छोड़िए, खुद नेता भी कहीं इनके सिर पे हाथ रखने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं आया। आखिर हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? हम अपने यूथ को किस तरफ धकेल रहे हैं? हमारा पर्पस क्या रह गया है लोगों का भी और नेताओं का भी, कि आपकी गली बनवा दी, आपका नलका लगवा दिया, बिल्कुल आपका डंगा लगवा दिया। हम इतनी ही चीज़ों में बिक जा रहे हैं। गवर्नमेंट जितनी भी अपनी खड्डे हैं वहाँ से क्रशर, अपने ही क्रशर्स क्यों नहीं कर लेती इंस्टॉल? वहाँ से रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट करती? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इन दिनों इलेक्शंस की जो भरमार है वो पूरे प्रदेश में चली हुई है। भरमार इसलिए क्योंकि अगर दूसरी चीज़ों की हम बात करें तो उसमें ये नज़र आता है कि जब पॉलिटिशियंस के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी इन तमाम मुद्दों पे पिछड़ जाता है। सियासत भी आज की डेट में रोज़गार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज इस मुद्दे पर मेरे साथ एक यंगस्टर हैं हिमाचल के, अभिषेक इंदौरिया, और
अभिषेक एक स्ट्रगलर भी है और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत मेहनती हैं और एक जिस तरह की युवा से उम्मीद की जा सकती है अभिषेक उसी छवि के मालिक हैं। तो मैं सीधा अभिषेक के पास जाऊंगा और मुद्दा वही रहेगा कि आम आदमी आखिर स्टैंड कहां पर कर रहा है। अभिषेक स्वागत। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, अभी जिस तरह से मैंने बात करी कि रोजगार सियासत एक तरह से रोजगार बन चुकी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि जब इन्हें अपनी जो वैकेंसीज हैं वो फिलअप करनी होती हैं तो ये धड़ाधड़ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इसमें आप जो आम युवा है उसको कहाँ पर देख रहे हैं? सर पॉलिटिकली तो ऐसा है कि जिस तरीके का सिनेरियो है तो दोनों पार्टीज़ हों या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो तो उनमें तो जनरली यही रहता है कि उस पार्टी में जो कैंडिडेट है या कुछ है वो गॉडफादर उसका कौन है। जिसका कोई गॉडफादर होता है उसको फैसिलिटेट हो जाता है, या कोई किसी की अलाइनमेंट किसी ब्लॉक के साथ या किसी ग्रुप के साथ, एक धड़े के साथ दूसरे धड़े के साथ होती है, उन चीज़ों पे हो जाता है। कार्यकर्ता चला रहता है, पर जो कार्यकर्ता किसी गॉडफादर का ब्लू आइड होता है उसको वो आगे प्रमोट कर देते हैं। बिल्कुल। तो आम आदमी का तो रोजगार ही गॉडफादर है अगर देखा जाए तो, और उसकी उम्मीद उसके माँ बाप हकीकत में उसी के गॉडफादर होते हैं। आजकल लाइब्रेरीज को देखा जाए पूरी तरह से भरी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी अब लाइब्रेरीज खुलनी शुरू हो गई हैं। जिला स्तर पर तो जो सरकारी लाइब्रेरीज थी वहाँ पर तो यूथ हमेशा भरा रहता था, और आज भी अगर देखा जाए तो एक तरह से इंतज़ार में जो युवा हैं वो बैठे हुए होते हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हो रही थी तो बात आई कि इस सारे मसले में जो इन लोगों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सर इसमें ना एम्प्लॉयमेंट का अगर देखना है तो उससे पहले हमारे को एक कंटेक्स्ट में जाना पड़ेगा। अगर हिमाचल की बात करें, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो उसकी इकॉनमी पे देखना पड़ेगा। हमारी स्टेट रही लैंडलॉक्ड, सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, और हमारे पास कोई पंजाब की तरह या हरियाणा की तरह खुले मैदान तो है नहीं कि किसी की 10 एकड़ ज़मीन है, कुछ है टेरेस फार्मिंग होती है, कईयों की 2 एकड़ ज़मीन होती है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स है। अब जिस बैकग्राउंड से अगर हम कहें कोई बच्चा आता है तो उनका जो बैकग्राउंड है या फार्मर्स बैकग्राउंड से जो आते हैं या बच्चे जिनके परिवार हैं तो उनके पास ज़मीन कितनी है, उनके पास ज़मीन में अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो वो कितना उसमें से निकाल सकते हैं। ज़मीनें तो फिर नेता लोगों के खाते में आती है। लैंड माफिया जब बात चलती है तो इन्हीं लोगों का नाम आता है, आम आदमी का नाम बहुत कम आता है, या तो फिर धन्ना सेठ जो होते हैं उन लोगों का नाम इस चक्कर में सामने आता है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड ही जब हम आपस में बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी इशू आपने उठाया कि लड़कों के पास तो उम्र होती है लेकिन लड़कियों के पास सामाजिक मान्यताएं कह लीजिए या माँ बाप की मजबूरियाँ कह लीजिए, उस मुद्दे पर अब आप जरा साफ साफ अपनी राय रखिए। उसमें यही है सर, एम्प्लॉयमेंट का जो है जनरली जितनी हमारी अभिषेक मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, थोड़ा सा कैमरा देखिए आप। हिमाचल का जो है ना सर, हिमाचल का कंटेक्स्ट में मेजॉरिटी ऑफ द लोग सरकारी नौकरी की तरफ ढूंढते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए देखते हैं कि उनको ये लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट सिक्योर। हमारे पास भी हम मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि कोई अपना बिजनेस खोल सके। 2 गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसमें आजकल चली हुई हैं, सीएम की स्कीम्स भी चली हुई हैं जिसमें आपको 25 सीएम पीएम सबके नाम पे योजनाएं हैं, पर वो कितने लोग हैं जिनके पास कोई कैपिटल है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले कहीं पालमपुर में था तो किसी से बात हो रहा था तो उसने बोला कि मैंने कॉटेजेस खोलने हैं पर उसके लिए मेरे पास अभी कैपिटल नहीं है, 50 लाख का कैपिटल लगेगा। तो वो अभी भी अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है। अभी उसका ले ऑफ हुआ करंटली, तो हफ्ता पहले हुआ तो उसको 2 महीने का ग्रेस पीरियड मिला कि 2 महीने तक आप अपनी वो देख लो। तो मैंने उसको बोला यार तू अपना काम कर ले। ही सेड कि मैं काम करूं पर मेरे पास अभी कैपिटल नहीं है, इसलिए आई हैव टू गो फॉर अ जॉब, मुझे जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो उसी ढंग से जैसे आपने बोला लाइब्रेरीज की बात है, नहीं मैंने अभी आपसे वो सामाजिक पहलू डिस्कस किया जिसमें आधी आबादी यानी महिलाएं, उनके वोट बैंक को निगलने के लिए, उस वोट बैंक को खाने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो सबसे आगे होते हैं कि हम महिला शक्ति, मातृ शक्ति। क्या ये जो युवतियां हैं, जो यंगस्टर लड़कियां हैं, उनके लिए तो एक उम्र की सीमा है ना, उसके बाद तो माँ बाप भी इंतजार नहीं करेंगे। मातृशक्ति बाकी सारी बातें ठीक है सर, स्लोगन्स भी ठीक हैं, सोच भी ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। पर आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोग जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने आप को डिसोसिएट करने लग पड़े हैं पॉलिटिशियंस के साथ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह नालायकी किसकी है? पॉलिटिशियंस की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, किसकी? मेरे को लगता है अगर नालायकी लेनी है सर, उंगली उठाना
पॉलिटिशियंस पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा आसान है। अगर नलायकी है तो हमारे समाज की है, क्योंकि हम उनको अकाउंटेबल ठहराते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात बोली। हमारी प्रॉब्लम, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करोगे तो बोलोगे किसको? अब देखो, आप कोई नेता आपका चूज करके जाता है, उसने काम नहीं करे, आप किसी चीज़ से, या कल को वो पैसे के दम पे या बाकी चीज़ों के दम पे, या कोई आजकल तो नया सिस्टम चला हुआ है जी, शादियां करा दो, बाकी दे दो, कोई आ रहा है घर के लिए 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, तो लोग उससे बिक रहे हैं। तो हमारी वो नलायकी है कि हम 10,000 रुपये में बिक रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हमारे को उन लोगों से जो काम है गवर्नेंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का वो निकलवाना चाहिए। तो बेसिक तो यही है कि नलायकी अगर कहें तो ना पॉलिटिशियंस की है ना एडमिनिस्ट्रेशन की, नलायकी लोग की है, क्योंकि हम उनको अकाउंटेबल ही नहीं ठहराते। जेपी मूवमेंट हुआ था, उन्होंने सरकार गिरा दी थी, सब कुछ कर दिया था, क्योंकि उनमें एक अकाउंटेबिलिटी उन्होंने सेट करनी चाहिए सरकार की। वो हमारी अकाउंटेबिलिटी सेट ही नहीं कर पाते। हम बटे हुए हैं, हम वोट करने ही नहीं जाते, वो बोलते वोट करने से क्या होगा। और प्रॉब्लम ये आ गई है यूथ में कि यूथ इतना डिसोशिएट हो चुका है कि उनको रियलाइज़ होता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाती। अब हमारे यहाँ हमीरपुर रोड वाला 2 साल से हो गया, ऑलमोस्ट भंग हो गया हुआ है। 2 साल से कितने बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ द एज, उनको पता ही नहीं कि कब होना है कब नहीं होना। और जहाँ कही आपने लड़कियों की बात, सर बड़ा सिंपल सी सोसाइटी से आते हैं, कोई इतना तो है नहीं फ्लैम्बॉयंट वगैरह, तो उन लड़कियों को ये लगता है कि हमारी 25 साल उम्र है, 26-27 में हमारे माँ बाप शादी कर देंगे। और माँ बाप की भी बात ठीक है, जिस सिस्टम है वो सिस्टम उसी ढंग से है, क्योंकि टाइम से हर चीज़ हो वही सस्टेन करती है। अब किसी का अगर 30 साल 32 साल में जाके शादी होगी तो विमेन की भी एक बॉडी होती है, कल को चाइल्ड बेयर करना होता है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, उसका हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। बट अगर जब 2 साल जैसे हिमाचल वो इसका अपना सबऑर्डिनेट बोर्ड का हो गया, पर देयर इज नो अल्टरनेट, आपने बोर्ड भंग कर दिया, आप किसी और सिस्टम से उसके एग्जाम्स तो कर सकते हैं। हिमाचल में एग्जाम्स होते हैं कितने सर, एक हमारे जुडिशियल का होता है, एक हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, एक हमारा सबऑर्डिनेट का होता है, और बाकी अगर कोई बाकी जो हमारी गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं या गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनके होते हैं। बस यही एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर वो एग्जाम्स भी अगर पीरियोडिकली नहीं हो पाए तो इट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो ना। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो अभिषेक ये है कि जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं वो भी पेंडिंग रखे गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अभी उनके ये विजिलेंस की जांच पड़ी है, ये अभी फाइलें नहीं मूव हो रही हैं। तो अकाउंटेबिलिटी की बात है, यूथ चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ पर यू जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी जो सरकार की है उसको नहीं कर रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि क्या अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दौर में कोई एक ऐसी मूवमेंट खड़ी हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको शक्ल दिखाने के लिए कोई, शायद मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी? मूवमेंट खड़ी हो सकती है पर मूवमेंट इसलिए नहीं खड़ी, मुझे जो मेरी पर्सनल है। हाँ, आप बताइए। आप मुझे बताओ, मुझे नहीं पता कि एचपीयू यूनिवर्सिटी का स्टेट प्रेसिडेंट कौन है, मुझे नहीं पता कि हिमाचल में एबीवीपी का प्रेसिडेंट कौन है, एनएसयूआई का कौन है। एनएसयूआई का है, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, एबीवीपी का नहीं, क्योंकि वो लोग पीछे हैं, दे आर बिहाइंड द कर्टन्स। जो सबसे फ्रंट में होने चाहिए थे वो पीछे हैं सारे। मतलब जवानी ही जवानी की दुश्मन है आज की डेट में। जवानी दुश्मन नहीं है, पर उनको रियलाइजेशन नहीं है कि उनकी क्या पावर है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर उसी चीज को कि नेताओं के एक तरह से झंडे डंडे उठाकर चलना, फिर यूथ का झंडा कौन उठाएगा? आम यूथ क्या सड़कों पे नहीं उतरेगा इन हालात में आके? जब लड़कियों की शादी की उम्र आ जाएगी, माँ बाप की मजबूरी है, बच्ची की मजबूरी है, बच्चियाँ ज्यादा एक सेंसिटिव होती हैं कि हम, वही बात आगे अगर मैं सामाजिक भाषा में बात करूं कि हम बोझ ना बन जाए माता पिता के ऊपर या कुछ ऐसा है, तो ये जो बिखराव है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर हम कैसे ना कहें कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, वो जिम्मेदार हैं सर, पर वो किसको आपने जिम्मेदारी किसी को दी है तो वो जिम्मेदारी का, वो कहते हैं ना कि नकेल किसने कसनी है, नकेल तो लोगों ने कसनी है ना, वो नकेल ही तो नहीं कसना चाह रहे लोग। बिल्कुल सही बात कही। अक्सर ये होता है कि जाते हैं, गुहारें लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और इनको लताड़ पड़ती है युवा को, जो नौकरी की जो ज़रूरत के लिए इन लोगों के पास हाथ पांव आगे जाकर जोड़ता है। इन परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो अभिषेक, ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में जो हमारा समाज है उसमें क्या वेल एजुकेटेड नक्सलाइट्स पैदा नहीं होंगे क्या? सर नक्सलाइट्स बड़ा
शब्द हार्ड है मेरा, शब्द इस चीज hard से इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर जो बच्चा फ्रस्ट्रेट है, जो लगातार पेपर्स दे रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, उसकी मानसिक दशा जो है उसको कौन समझेगा? जो मानसिक दशा है ना सर, वो एक पहलू है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, कंपटीशन इतना हो गया हुआ है, सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड है। वो कहने का बड़ा आसान होता है कि जी आप रोज़गार क्यों ढूंढ रहे हो, रोज़गार दो। आप मुझे बता दो, जितने अगर नेता हैं या क्या, वो कितना रोज़गार दे पा रहे हैं किसी को? उनके पास तो दे आर फुल ऑफ एसेट्स, फुल ऑफ रेवेन्यूज़, उनके पास सब कुछ है। वो भी कितना, कोई बोल दे नेता कि मैं 1000 बंदे को, मेरे पास जो मेरा एक सिस्टम है या मेरा जो एक मैंने अपने लिए एक बिजनेस मॉडल बनाया है, उसमें से मैं 1000 लोगों को दे रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट। जब जिन लोगों के पास पॉलिसीज़ की कमांड है, जिन लोगों के पास पैसा है, मोनोपोली है पैसे की, वो भी 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। और हम किसी एक लड़के को बोल रहे कि भाई तू नौकरी क्यों ढूंढ रहा है, तू एम्प्लॉयमेंट कर या तू लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो हमारे, अगर मैं हिमाचल के कंटेक्स्ट में करूं, वो पहले यही हुई है कि आप जल्दी से 10+2 करो, अच्छे से करो, इंजीनियरिंग करिए, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरेट करनी है या बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना है, आप उसको हंट करो। पर अगर जो जॉब्स के लिए 18 साल का ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद आप मास्टर्स करते हो, अगर उसके बाद आप एग्ज़ाम भी देते हैं और वो एग्ज़ाम हो भी ना, जिसके लिए आप 2-3 साल की मेहनत करो, तो उसका क्या होता है? और ख़ासकर जैसे आपने लड़कियों का बोला, लड़कियों में दिक्कत ये हो जाती है कि 25-27 साल में तो मेजॉरिटी ऑफ द फैमिलीज वांट कि उनकी शादी हो जाए, और अगर वो शादी नहीं हो पाती है तो वो लड़कियों का जो एक पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करा होता है, या वो लड़की कल को किसी घर को जाके स्ट्रेंथन कर सकती है इकोनॉमिकली, वो भी सारा कोलैप्स हो जाता है। बस कोलैप्स नहीं होता तो ये नेताशाही और अफसरशाही क्यों? मैं थोड़े से क्लियर जवाब चाहूंगा अभिषेक आपसे इस मसले के ऊपर। नहीं, कोलैप्स नहीं, मैं समझा नहीं, सॉरी आई डिडंट गेट। कि कोलैप्स होना मतलब तबाह होना, जिंदगी तबाह होना, जिंदगी तबाह होना, जिंदगी 30 साल जिस चीज़ के लिए बिल्कुल दिए हैं, अब आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आपने कुछ उम्मीद रखी होगी ना कि कल को बिजनेस करेंगे या कोई जॉब लेंगे। अगर वो जॉब की इसीलिए नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं हो पा रही है कि ये आपका पेपर ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक पेपर तो ठीक से करवा लीजिए। आई जस्ट रिकॉल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद मेरे को 2-3 साल पहले पता लगा था कि एक पटवारी या किसी का पेपर था, वो 500 या 1000 रुपया फीस थी, वो बाद में पेपर कैंसिल हो गया। रेवेन्यू कितना गया सरकार के पास? रेवेन्यू गया ना, अब मैं कल परसों भी हम कहीं डिस्कस कर रहे थे, आपने रेवेन्यू कलेक्ट करा, आप एक लॉ भी तो पास कर सकते हैं असेंबली में कि जिस भी पेपर लीक होगा या रद्द होगा, उसकी फीस विद इन 30 डेज रिफंड होगी। बिल्कुल, तो ये वो नहीं आता है वापस। मैं वही है ना, तो दिस लॉ कोई भी एक प्राइवेट मेंबर बिल पास कर सकता है असेंबली में कि कल को जो भी हो, या अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड कि इफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा अगर 500,000 बच्चे से एक फॉर्म का ले रहे हैं और अगर हम वो कंडक्ट नहीं कर रहे, विद इन 30 डेज वो पैसा रिफंड होना चाहिए। आप गूगल पेमेंट करते हैं, वो आगे जाके प्रोसेस नहीं होती तो वो आपको रिफंड आती है। यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको सर्विसेज नहीं मिल रही, आपने पेपर के लिए 500 रुपया पेपर के लिए दिया, वो पेपर नहीं हुआ, और वो 500 रुपया भी वापस क्यों नहीं आ रहा? और वो गरीब आदमी जब 500,000 रुपया देगा तो उसका बजट तो महीने का गड़बड़ाएगा ना। गरीब की एक बात है, किसी का भी पैसा बेमतलब ही किसी चीज के लिए कोई खर्चना नहीं चाहता। आप 20 रुपये 10 रुपये की चीज लेते हो, आप 20 रुपये नहीं दे के आते कि आप अमीर हो या कुछ हो, आप 10 रुपये की चीज को 10 रुपये ही देते हैं। आप 500 रुपया ले रहे हैं क्योंकि आप प्रिंटिंग कॉस्ट है, आपने स्कूल्स करने हैं, आपने वहाँ पर टीचर्स जो रखने हैं, इंडिविजुअल टीचर्स रखने हैं, आपने उनकी फ़ीस देनी है। वो चीज़ जब प्रोसेस ही नहीं हुई तो आप वापस तो देंगे ना वो पैसे। बच्चों के इतने पेपर्स होते हैं, पैसे ले लेते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं ट्रेजरी में, पर जब कैंसिल होते हैं तो वो रिफंड क्यों नहीं होता? बात सही है आपकी। तो इस सारी जो सिनेरियो इस वक्त एक सोशल सिनेरियो बना हुआ है, अगर हम इसको बारीकी के साथ देखें तो इतने ज़्यादा छेद इस सिस्टम में हो चुके हैं कि आम आदमी के सपने जो है ना, वो इसमें से निकलकर सियासत की गंदी नाली में कहीं ना कहीं जाकर खो जा रहे हैं। और ये बात करते हैं स्वरोजगार की। आपने एक बात सही कही कि उतना कैपिटल उसके पास नहीं होता है बच्चे के पास कि वो आगे जाके उसको इन्वेस्ट कर सके। तो अगर मैं इसी लाइन पे आपसे एक सवाल करूं, युवा के पास फिर चारा क्या है? घर वैसे परेशान, माँ बाप वैसे परेशान, खुद वैसे परेशान। यहाँ पर तो वो हालत हो चुकी है कि लाइब्रेरीज की बात करूं तो एक भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को अंदर बैठकर पढ़ना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात है
कि मैंने आज तक, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी धर्मशाला की बात करूं, तो एक भी नेता या उसका बच्चा तो छोड़िए, खुद नेता भी कहीं इनके सिर पे हाथ रखने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं आया। आखिर हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, हम अपने यूथ को किस तरफ धकेल रहे हैं? सर पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स को मैं जैसे गंदी नाली है वैसा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है। क्यों? उसका किस कारण मैं लिहाज से, मेरे को बताइए। बच्चे रो रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है? वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, पर उसमें अगर फाइन ट्यूनिंग करी जाए ना सर, संवेदनशीलता जनरली ख़त्म होती जा रही है। हमारा पर्पस क्या रह गया लोगों का भी और नेताओं का भी, कि आपकी गली बनवा दी, आपका नलका लगवा दिया, बिल्कुल, आपका डंगा लगवा दिया। हम इतनी ही चीज़ों में बिक जा रहे हैं। कई आजकल क्रशर्स वाले भी आए हैं, बाकी लोग भी आए हैं जो पॉलिटिशियंस बन गए। उनको क्या दिक्कत है? अब क्रशर्स की बात, किसी एक पीछे मैं बैठा था कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। कहते क्रशर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, गवर्नमेंट जितनी भी अपनी खड्डे हैं वहाँ से क्रशर, अपने ही क्रशर्स क्यों नहीं कर लेती इंस्टॉल? वहाँ से रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट करती? जैसे बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, आप बच्चों की, आप गवर्नमेंट खुद ही इस बिजनेस में आ जाए कि हम इतने रेट पे आपको क्रशर देंगे। बिल्कुल, तो आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? आप रेवेन्यू जनरेट कैसे करेंगे ना सर? आपने लैंड, आपके पास इतनी खड्डे हैं, आप उसको एक बिल्कुल एक्सपर्ट को लेके कि कितनी खुदाई उसकी होनी चाहिए, आप उस हिसाब से कर लीजिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ही ओन कर ले उस चीज़ को, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करे, और गवर्नमेंट ही अपने एक सेट स्टैंडर्ड कर ले कि इतने रेट पे हमने रेता देना है, बजरी देनी है, और वो चीज़ें आएंगी। बिल्कुल। आपने 1-2 एपिसोड करे थे जिसमें आपने बोला था कि जब क्रशर्स बंद हो गए थे तो लोगों को दिक्कत हो रही थी, जिसने घर का काम लगाया होता उसका बीच में रुक गया, रेट उनका इन्फ्लेट हो गया, रेट 18 रुपये का, अगर 18 रुपये फुट अगर रेता था तो वो 45 पहुंच गया, तो वो किसको, जो उसका वो बोझ है वो तो एक आम आदमी जो कस्टमर है उसको करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही है। लास्ट में एक यूथ को कोई मैसेज देना चाहोगे आप, क्योंकि अब इस लाइन पे तो आगे काम करना होगा सबको? सर यूथ को सबसे पहले अपने लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और जब एक इंसान कितना सा रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेगा जाके कि ये जो बैठा हुआ है, जो इसको हमने नेताजी बनाया हुआ, मंत्री जी बनाए हुए, विधायक जी बनाए हुए, या ABCD किसी भी पोस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कोई बैठा है, हु विल लुक आफ्टर? किन लोगों को आप सलाह देंगे कि इन बच्चों की तरफ देखो? सर इलेक्शन लड़ने की उम्र है 25 साल, 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो 25 साल उम्र हैं, अगर 5-10 भी अगर ठीक से आ जाएं, जिनको एक विजन है, काम करने का तरीका है, जिनको वो दर्द है, वो 25 भी आ जाएं, 25 साल के बाद अगर 68 में से 8 भी आ जाएंगे तो दे कैन मेक अ डिफरेंस। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू बॉय। तो पढ़े लिखे और जो इंटेलेक्चुअल लड़के होते हैं उनकी बात का कुछ मज़ा ही कुछ और आता है। और आज अभिषेक ने एक आइडिया भी फ्लोट किया कि अगर मान लीजिए क्रशर इंडस्ट्री, अब बहुत सारे लोग फल फूल गए, बहुत सारे लोग इन क्रशर्स के दम पे पब्लिक को क्रश करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो क्या युवाओं के लिए ऐसा नहीं हो सकता? और अगर इसी मुद्दे पे मैं आगे भी चलूँगा, बाकी चीज़ें भी करेंगी, लेकिन अब बात यही आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स की जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सीना ठोंक कर, छाती ठोंक कर आगे कौन आता है, और उनकी वजह से बाकी बाद में जो छाती पीटने वाले लोग हैं वो कहाँ पर रह जाते हैं, ये आज तक इस बात का पता नहीं चला। तो इस मुद्दे पर अगर कोई बेरोजगार, अगर कोई थोड़ी सी सोच वाला, अच्छी सोच वाला जो भी व्यक्ति है, वो अगर आगे आना चाहे तो हमारे से संपर्क करे, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करेंगे। और सोशल इश्यूज़ पे, रोज़गार के इश्यूज़ पे अगर कोई भी बात हो तो आप हमें इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा जाग जाइए, क्योंकि जो जागे हैं वो भी वैसे देखा जाए तो चीख चिल्ला ही रहे हैं, चाहे सरकारें जिस मर्जी को। छोटा शिमला में एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो अक्सर बेरोजगारों का लगा हुआ दिखाई देता है। खैर, अभिषेक के साथ मेरी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय भी इस मसले पर ज़रूर दीजिएगा कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे एक वोट के दम पर बकाया लोगों का बहुत कुछ हो जाता है और हम लोगों का कुछ नहीं होता। हमारी बच्चियां, बेटियां
एक उम्र की दहलीज के जो पैरामीटर है उसके आगे जाकर वो नतमस्तक होना उनकी मजबूरी होती है। तो अब नतमस्तक होना किसका ज़रूरी है, ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।